हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका स्टडी क्लासेस में। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं ज्वलन ताप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न तथा मोमबत्ती की रचना, उसकी बनावट के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आपको आज का हमारा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल पर कर दें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसी के साथ चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। ज्वलन ताप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले हम ज्वलन ताप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रकाश डालेंगे, जिसका हमारा पहला प्रश्न हो गया, मोटी लकड़ी की अपेक्षा पतली लकड़ी में आग जल्दी पकड़ लेती है, ऐसा क्यों होता है? जब हम मोटी लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें आग पकड़ने में हमें समय लगता है तथा पतली लकड़ी को हम जब जलाते हैं तो उसमें आग मोटी लकड़ी की अपेक्षा जल्दी पकड़ लेता है। इसका कारण क्या है? तो आइए अब हम इसका कारण जान लेते हैं। देखिए, मोटी लकड़ी की अपेक्षा पतली लकड़ी में आग जल्दी पकड़ लेती है क्योंकि पतली लकड़ी का ज्वलन ताप कम होता है, यानी कि वह कम ताप पर ही जलने लगता है, और मोटी लकड़ी का ज्वलन ताप अधिक होता है, यानी कि उसे जलने के लिए हमें अधिक ज्वलन ताप की आवश्यकता होती है। यही जो कारण होता है जिसके कारण पतली लकड़ी मोटी लकड़ी की अपेक्षा जल्दी से जलने लगती है। इसका मेन कारण हो गया ज्वलन ताप। हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया, कपड़े के एक टुकड़े को पानी में भिगोकर उस पर केरोसिन तेल या अल्कोहल डाल देते हैं। एक कपड़ा ले लीजिए, उसको पानी में भिगो दीजिए, फिर उस पर केरोसिन या अल्कोहल डाल दीजिए। अब कपड़ा में आग लगाते हैं। अब आप उसे कपड़े में आग लगाइए। ये एक प्रकार का प्रैक्टिकल भी होता है। कपड़ा जलने लगता है, लेकिन कुछ समय पश्चात कपड़े की आग बुझ जाती है, लेकिन कपड़ा नहीं जलता है। देखिए, जब हम उस पर पानी डालकर, केरोसिन तेल डालकर जब हम कपड़े को जलाते हैं तो हम देखते हैं कि वह जलने लगता है, लेकिन थोड़े समय बाद हम देखते हैं कि वह आग बुझ जाता है, और जब हम अपने कपड़े को देखते हैं तो हम पाते हैं कि कपड़े को कुछ नहीं हुआ, वो जैसा था वैसे ही है। आखिर में ऐसा क्यों होता है? हमारा जो कपड़ा होता है वो क्यों नहीं जलता है? तो चलिए अब हम जानते हैं कि इसका कारण क्या होता है कि कपड़ा हमारा नहीं जलता है। देखिए, केरोसिन तेल के कारण कपड़ा जलने लगता है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि केरोसिन तेल एक ज्वलनशील पदार्थ होता है जो कि जलता है। क्योंकि केरोसिन तेल या अल्कोहल का ज्वलन ताप कम होता है, क्योंकि अल्कोहल और केरोसिन का ज्वलन ताप कम होता है, इसलिए वो जलने लगता है। और जब कपड़े से तेल की मात्रा खत्म हो जाती है तो आग बुझ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जल का ज्वलन ताप अधिक होता है। देखिए, जैसा कि अभी हमने पढ़ा पहले नंबर में कि मोटी लकड़ी की अपेक्षा पतली लकड़ी इसलिए जल जाती है कि पतली लकड़ी का ज्वलन ताप मोटी लकड़ी की अपेक्षा कम होता है। अभी बताया कि केरोसिन का ज्वलन ताप कम होता है, इसलिए वह जलने लगता है, परंतु पानी इसलिए नहीं जलता है क्योंकि उसका ज्वलन ताप बहुत अधिक होता है, इसलिए आग बुझ जाता है और कपड़ा हमारा शेष रूप से रह जाता है। यदि पानी का ज्वलन ताप भी कम होता है तो वो भी जलने लगता है और हमारा कपड़ा भी जल जाता है, परंतु ऐसा नहीं होता है क्योंकि पानी का ज्वलन ताप जो होता है वो अधिक होता है। हमारा तीसरा नंबर है, कागज़ के बने एक कप में जल लेकर गर्म करने पर जल उबलने लगता है किंतु कागज़ नहीं जलता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, अगर आप एक कागज़ का कप बना लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए और आप उसे गर्म कीजिए। आप देखेंगे कि जो हमारा पानी वो गर्म होता है तथा उबलने भी लगता है, किंतु हमारा कागज़ नहीं जलता है। ऐसा आखिर में क्यों होता है? इसका कारण होता है कि कागज़ के बने एक कप में जल लेकर गर्म करने पर जल उबलने लगता है किंतु कागज़ नहीं जलता है, क्योंकि कागज़ द्वारा ज्वलनशील पदार्थ से प्राप्त ऊष्मा उबलते हुए जल में स्थानांतरित हो जाता है। यानी कि जब हम ज्वलनशील पदार्थ या कागज़ के बने कप को हम गैस पर या चूल्हे पर बैठाते हैं तो उसका जो ज्वलनशील पदार्थ होता है वो कागज़ से ऊष्मा लेकर उबलते हुए जल में स्थानांतरित हो जाता है, जिससे ऊष्मा कागज़ के ज्वलन ताप पर नहीं पहुंच पाता है। यानी कि कागज़ द्वारा जो ऊष्मा होता है हमारा, वो हमारा जल तक पहुंच जाता है, जिससे हमारा जल गर्म होकर खौलने लगता है, परंतु वह कागज़ के पास पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाता है तथा उसका ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता है, जिस कारण उसे अपना ज्वलन ताप नहीं मिलता है,
इस कारण हमारा कागज़ नहीं जलता है, परंतु कागज़ की कटोरी में रखा पानी उबलने लगता है। इसका मेन कारण होता है ज्वलन ताप। अभी हमने ज्वलन ताप से संबंधित 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा। अगर आपको इसमें समझने में कोई परेशानी हो रही है तो आप हमारे वीडियो को पुनः देख सकते हैं या कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, हम उसे पुनः समझाने की कोशिश करेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए, अब हम पढ़ेंगे मोमबत्ती की ज्वाला। जैसा कि हम जानते हैं कि मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ है, ऐसे हम फेस्टिवल में जैसे दिवाली हो गया, छठ पूजा हो गया, इन सभी अवसरों पर हम मोमबत्ती को जलाते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ है जिसके जलने पर ज्वाला उत्पन्न होती है। आइए अब हम जानते हैं कि मोमबत्ती कैसे जलती है, किस प्रकार से इसमें ज्वाला उत्पन्न होती है। देखिए, मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ है जो मोम की बनी होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि यह मोम से बना होता है। मोम ठोस हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। इसका जो मोम होता है वो ठोस हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। मोमबत्ती को जलाने पर मोम पिघल कर बत्ती में ऊपर की ओर चढ़ता है। जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो उसका मोम पिघलने लगता है तथा जो उसके बीच में एक बत्ती होती है उसमें ऊपर की ओर चढ़ने लगता है तथा वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और वह वाष्प बनकर वायु में जाकर मिल जाता है। यही वाष्प वायु या ऑक्सीजन में जलकर जो हमारा जो वाष्प में परिवर्तन होता है वह वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ज्वाला उत्पन्न करने लगती है, जिसे मोमबत्ती की ज्वाला कहते हैं। यह पीला एवं प्रकाशमान होता है। जैसा कि अभी हमने बताया कि वायु की अपर्याप्त उपस्थिति में हमें पीले एवं प्रकाशमान प्रकाश का उत्पन्न होता दिखाई देता है। एक बार फिर से हम इसे रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो उसका जो मोम होता है जो कि ठोस हाइड्रोकार्बन का बना होता है वो पिघलता है तथा बत्ती में ऊपर की ओर चढ़ता है तथा यह वाष्प में बदल जाता है और यह वाष्प वायु ऑक्सीजन में मिलकर जलने लगता है, ज्वाला उत्पन्न करता है, जिसे हम मोमबत्ती की ज्वाला कहते हैं। जिसमें वायु अपर्याप्त मात्रा में होता है तो इसका रंग पीला और यह प्रकाशमान दिखाई देता है। ऐसे आप बोलचाल की भाषा में इसे समझकर याद कर सकते हैं। अब हम आते हैं मोमबत्ती की ज्वाला की बनावट पर, यानी जो मोमबत्ती का लौ या ज्वाला होता है उसकी बनावट होती कैसी है। देखिए, उसका पहला भाग होता है हमारा केंद्रीय मंडल, यानी कि बीच का भाग। देखिए, यह नीला रंग का होता है। इसमें बिना जले हुए मोम के वाष्प होते हैं, यानी कि इसमें मोम नहीं जलता है, इसका रंग नीला होता है। यह बत्ती को घेरे रहता है, यह बत्ती को बाहर से घेरे रहता है। इसमें दहन की क्रिया नहीं होती है। जैसा कि हमने बताया कि इसमें मोम का वाष्प बिना जला हुआ मोम का वाष्प होता है, यानी कि जब यह जलता ही नहीं है तो इसमें दहन की क्रिया होगी कैसे। इसलिए इसमें दहन की क्रिया नहीं होती है क्योंकि वाष्प ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आती है, क्योंकि यह इसे बाहर से एक, जैसा कि अभी मैंने बताया, यह बत्ती को बाहर से घेरा रहता है जिससे इसका जो वाष्प निकलता है वो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आता है। इसलिए इस भाग को हम अदहन का क्षेत्र भी कहते हैं, जहाँ पर दहन की क्रिया नहीं होती है, इसलिए इस भाग को हम अदहन का क्षेत्र भी कहते हैं। ज्वाला के इस क्षेत्र का ताप सबसे कम रहता है क्योंकि इसमें दहन की क्रिया तो संभव नहीं हो पाती है, इसलिए इसमें ज्वाला का ताप कम रहता है। इस क्षेत्र में दिया सलाई की तीली ले जाने पर तीली नहीं जलती है। अगर आप इस जानना चाहें कि इसमें ज्वाला का ताप कैसा है तो आप इस क्षेत्र में एक माचिस की तीली को ले जाकर देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे कि तीली नहीं जलता है, जिससे हमें पता लगता है कि इसमें दहन की क्रिया नहीं हो पाती है। ये हमारा रहा मोमबत्ती की बनावट का पहला नंबर, केंद्रीय मंडल। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट है हमारा प्रकाशमान मंडल, यानी कि प्रकाशमान मंडल के बारे में हम जानेंगे कि यह मोमबत्ती में हमें देखने को कहाँ मिलेगा। देखिए, इसमें ऑक्सीजन के अपर्याप्त आपूर्ति के कारण मोम के वाष्प का अपूर्ण दहन होता है। इसमें यानी कि ऑक्सीजन का मात्रा अपर्याप्त होता है, अतः इसमें कार्बन के सूक्ष्म कण कम उपस्थित होते हैं। यह ज्वाला का सबसे बड़ा भाग होता है। इसमें पीला प्रकाश निकलता है। इसमें ज्वलन का ताप मृदुल रहता है। इसमें ज्वलन का ताप ना ही ज़्यादा होता है ना ही कम होता है, मृदुल होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति हमें देखने को मिलती है तथा कार्बन के सूक्ष्म कण भी उपस्थित रहते हैं।
तथा यह ज्वाला का सबसे बड़ा भाग होता है। अब हम आते हैं आगे की ओर। प्रकाशहीन मंडल, नाम से देखिए हमें पता चला प्रकाशहीन यानी कि जहाँ पर प्रकाश नहीं होता है। देखिए इस भाग में मोम के वाष्प का पूर्ण दहन होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति प्राप्त होती है, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हमें मिल जाता है, इसलिए इसमें मोम का पूर्ण दहन होता है। यह ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन हमें पर्याप्त मिलती है और इसका दहन भी पूर्ण होता है, इसलिए यह अधिक गर्म होता है, यानी कि यह ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग होता है। आइए अब हम इसे फिगर में देखते हैं और इसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसा कि हमने बताया था, केंद्रीय मंडल में होता है, क्या होता है, दहन की क्रिया नहीं हो पाती है तथा उसका बाहर की ओर सभी बत्ती को घेरे रहता है तथा नीला रंग का होता है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि यह एक बत्ती के बाहर की ओर सबको यहाँ से घेर रहा है, जो कि नीला मंडल है। और होता है एक प्रकाशमान, जिसमें मोमबत्ती का अपूर्ण दहन होता है, यानी पूर्ण रूप से दहन नहीं होता है, जो कि हमें पीला दिखाई देता है। देखिए यह होता है जो होता है हमारा, वो सबसे कम गर्म होता है, क्योंकि इसमें हमें पूर्ण रूप से गर्म नहीं होता है। यह पूर्ण रूप से गर्म इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसमें दहन की क्रिया पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है, इसलिए यह कम गर्म ही होता है। हमारा आखिर में था प्रकाशहीन मंडल। इसमें जो होता है, इसमें पूर्ण दहन होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की हमें पर्याप्त मात्रा मिल जाती है और यह भाग सबसे गर्म होता है। देखिए यहाँ पर ये डिनोट किया गया कि यह भाग सबसे गर्म होता है, जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा पूर्ण रूप से मिल जाती है, इसलिए यह पूर्ण रूप से दहन की क्रिया में सहभागी हो जाता है। आई होप आपको मोमबत्ती की बनावट अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम जानेंगे द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो इसका पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, जिसका हमारा हिंदी होता है लिक्विफाइड यानी कि द्रवीभूत, पेट्रोलियम का हो जाएगा पेट्रोलियम में, और गैस का गैस यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस अर्थात द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। देखिए ये पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का एक मिश्रण होता है, यानी कि ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन को मिलाने पर हमें एलपीजी गैस प्राप्त होता है, परंतु इसका मुख्य घटक ब्यूटेन होता है, यानी कि ब्यूटेन अगर इसमें ना हो तो यह एलपीजी गैस नहीं बन पाता है, जो कि इसके मुख्य घटक के रूप में कार्य करता है। अब हम जानते हैं एलपीजी क्या होता है। पेट्रोलियम गैस एक उत्तम ईंधन है, एक प्रकार का उत्तम ईंधन होता है। दाब बढ़ाने पर ये तीनों गैसें द्रवीभूत हो जाती है। जब हम इसका दाब उच्च करेंगे तो ये ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन वो द्रवीभूत हो जाती है, यानी द्रव रूप में परिवर्तित हो जाती है। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस पेट्रोलियम के प्रभाजी स्त्रवन तथा प्राकृतिक गैस से प्राप्त की जाती है। जो हमारा द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस होता है, जो हमें प्रोपेन, मेथेन, एथेन और ब्यूटेन को मिला उच्च दाब पर करने पर प्राप्त होता है, यह पेट्रोलियम के प्रभाजी स्त्रवन या प्राकृतिक गैस से प्राप्त किया जा सकता है। तो बच्चों आपके घर में तो अवश्य है कि आपके घर तो गैस सिलेंडर होगा ही। अगर आपके घर गैस सिलेंडर लीक करने लगे तो हम कैसे पता करेंगे कि गैस सिलेंडर जो है हमारा लीक कर रहा है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में यही है, किस कारण से हम जान पाएंगे कि सिलेंडर से गैस का रिसाव होता है, यानी कि कैसे हम जानेंगे कि हमारे घर में जो सिलेंडर है वो लीक हो रहा है या उससे गैस बाहर निकल रहा है। देखिए द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस के सिलेंडर में एक विशेष प्रकार का खराब गंध युक्त एथिल मार्केप्टन की अल्प मात्रा मिला दी जाती है। एक एथिल मार्केप्टन होता है जिसका गंध बहुत ही खराब होता है, उसे हम सिलेंडर में भर देते हैं, या उसमें जो हमारा उस प्रोपेन, एथेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है उसमें हम मिला देते हैं, ताकि सिलेंडर में कभी भी गैस का रिसाव हो तो उसका हम पता लगा सकते हैं। यानी कि जब कभी गैस सिलेंडर से गैस का रिसाव होने लगता है तो हमें
एक प्रकार की दुर्गंध आती है। तो वही दुर्गंध जो होता है वो हमारा एथिल मरकैप्टन का ही होता है, जिसका सूत्र होता है हमारा C2H5 और SH। ये एथिल मरकैप्टन का हमारा सूत्र है। इसे मैं अच्छे से लिख देती हूँ। एथिल मरकैप्टन का जो सूत्र होता है वो होता है C2H5SH। ये जो हमारा सूत्र होता है वो एथिल मरकैप्टन का सूत्र होता है, जो कि गैस सिलेंडर में भरा जाता है ताकि जब गैस का रिसाव हो तो हमें आसानी से पता लग सके तथा हम आने वाले दुर्घटनाओं से आसानी से बच सकें। तो बच्चों, कैसा लगा आज का हमारा यह क्लास? आई होप आप सभी को सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इस चैनल को जल्द से जल्द लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर तथा बेल आइकन को दबा दें तथा कोई भी टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं तथा हमारे चैनल का PDF पाने के लिए तथा हमारे सभी वीडियो का PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल में जाना है और हमारे इस चैनल का लोगो प्रोफाइल पिक्चर में ढूंढना है। आपको एक ऐसा स्टडी क्लासेस दिखाई देगा। आप इसमें जुड़कर हमारे चैनल में आकर सभी वीडियो का PDF पा सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ।